नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 18। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, यानी डेविस कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, टेनिस के साथ या क्रिकेट के साथ? तो देखिए इसका आंसर होगा टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। टेनिस के साथ होने वाले अन्य जो कप्स होते हैं उनका नाम है डेविस कप के अलावा फेडरेशन कप, और हाफमैन कप। ठीक है, चलिए अब बाकियों को देख लेते हैं कि फुटबॉल के साथ साथ कौन सा कप एसोसिएटेड है। तो फुटबॉल के साथ है फीफा वर्ल्ड कप, आपने नाम सुना ही होगा। उसके अलावा है एशिया कप, उसके अलावा है मर्डेका कप। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम हॉकी से संबंधित देखें तो है अजलान शाह कप, एक आता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, आपने सुना होगा। ठीक है, ध्यान चंद्र ट्रॉफी। ठीक है, ये जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगर हम क्रिकेट का देखें तो क्रिकेट से संबंधित है शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को लोग अक्सर जो है वो उसके साथ मतलब जो है कंफ्यूज करते हैं हॉकी के साथ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होता है, हॉकी के लिए नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये भी जो है वो क्रिकेट के साथ ही संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है डेविस कप, ऐसा दिखता है। ठीक है, ताकि आपको जो है वहाँ पे एग्जाम में याद आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल, ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा जो है वो प्राप्त करता है या देता है? 365, आर्टिकल 371, 370 या 356? देखिए सबको पता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दा तो अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा, या स्पेशली आपको अगर आपने कभी अपनी पॉलिटी पीटी की क्लास की तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि आर्टिकल 370 जो है वो इससे संबंधित है। इसके तहत जो है कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान ये है कि वो सभी कानून और नियम जो कि हमारे देश के अन्य राज्यों के लिए बनते हैं वो जो कश्मीर में लागू नहीं होंगे। कश्मीर की अपनी जो है वो वहाँ का अपना संविधान अलग है, वहाँ का अपना झंडा अलग है, वहाँ पे जो न्यायपालिका व्यवस्था है, ठीक है, वो भी अलग है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 370 था, ठीक है, उसे हमने 26 नवंबर 1957 को अपने संविधान में जो है शामिल किया था कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए। लेकिन अब जो है 2019 में जो है इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जो दोनों के दोनों जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित उन्हें विशेष प्रावधान देते हैं या विशेषाधिकार देते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे भारत के अन्य राज्यों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल जो है आपके लिए प्रिविलेजेस अब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित अस्थायी उपबंध है। ठीक है, यानी इसमें वर्णित जो उपबंध होते कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते, अन्य राज्यों के संबंधित उपबंध। ठीक है, इसका एक मात्रा जिसका अलग संविधान था, अलग झंडा था। 26 नवंबर 1957 को हमने इसे स्वीकार किया था और जो है अब ये 2019 से जो है पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है। साथ में 35A भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड?
एंड न्यू इलेक्शन वर हेल्ड एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में आपातकाल लगा था, ठीक है। उसके बाद जो है नए चुनाव कराए गए थे, क्योंकि आपातकाल के बाद नया चुनाव कराया ही जाता है, और उसमें जनता पार्टी की विजय हुई थी। तो आपको बताना है। तीसरा जो है 5 ईयर प्लान, 5वां 5 ईयर प्लान, चौथा 5 ईयर प्लान या 6वां 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो देखिए आपका इसका आंसर होगा कि 5वां 5 ईयर प्लान जो है, तब जो है 5वां 5 ईयर प्लान के दौरान ही जो है वो इमरजेंसी लागू की थी। ये प्लान था 1974 से 1978 के बीच जो है 5th ईयर प्लान को जो है वो लाया गया था, और इमरजेंसी जो है वो 1975 में लगी थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। फिर इमरजेंसी के बाद हमने देखा था कि 1977 में जो है वो आम चुनाव कराए गए थे। कौन से? सिक्स्थ जो है वो आम चुनाव हुए थे, जिसमें जो है जनता पार्टी की विजय हुई थी। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए थे उसमें हमेशा कांग्रेस की ही विजय हुई थी। तो 5वां, ठीक है, जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है 1975 से 1978 के बीच में लागू किया गया था। उसी दौरान जो है इमरजेंसी भी लागू हुई थी। तो इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में, ठीक है। उसके बाद उसके 2 साल बाद 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो चुनाव कराया गया। 6वां चुनाव था वो, ठीक है, और उसमें जो है जनता पार्टी की विजय हुई थी, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ये थी। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो है निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बनाना था, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने जो है 1975 में आपातकाल को जो है लगाया था, और 1977 में 6वां आम चुनाव हुआ था, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके साथ साथ जनता पार्टी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने अनवरत योजना चलाई थी 1978 से 1983 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन जो है गौतम बुद्ध के समकालीन है? देखिए ये आंसर तो बहुत इजी है, महावीर ही उनके समकालीन थे। मैंने कल जब आपकी क्लास ली थी मैंने उसमें आपको बौद्ध और जैन के बारे में जो है महावीर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि वो एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न फॉर द रेनफॉल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज? अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पीछे हटना, उत्तर पश्चिमी मानसून, स्थायी पवनें। देखिए सबसे पहले तो यह थी शीतकाल विंटर मानसून नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, ना ही स्थानीय पवनें हो सकती हैं, ठीक है। अब आता है उत्तर पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए उत्तर पश्चिम मानसून जो है वो गर्मी के महीने में चलता है, ना कि सर्दी के महीने में। यहाँ आपसे अक्टूबर और नवंबर की बात की गई है, यानी सर्दी का महीना पूछ रहा है, तो उत्तर पश्चिमी मानसून भी सही नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। चलिए मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या होता है, जो पवनें यहाँ होती हैं, जो यहाँ बारिश कर रही होती हैं, ठीक है, अब वो वापस लौटना शुरू करती हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है। जब वापस लौटती हैं तो वो इस तरफ से आती हैं, ठीक है, और वापस लौटते टाइम वो बंगाल की खाड़ी से कुछ जो है जल ग्रहण करती हैं, क्योंकि वहाँ पवनें हैं, ठीक है, वो धरती के ऊपर से भी बह रही हैं और जल के ऊपर से भी बह रही हैं। तो जो जल के ऊपर से बहती हुई पवनें आती हैं वो अपने साथ जो है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है बे ऑफ बंगाल से जो है वो जल लेके आती हैं, और यहाँ जब वो वापस, क्योंकि यहाँ से वो चली जाएंगी इक्वेटर को क्रॉस करके दूसरी तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर वो इस तमिलनाडु के इस हिस्से में जो है वो बे ऑफ बंगाल से लाया हुआ पानी, ठीक है, वो यहाँ पे जो स्थित हिल्स हैं, ठीक है, यानी जो पहाड़े हैं उनसे टकराती हैं ये पवनें, ठीक है, और बारिश करती हैं, ठीक है, वही पानी का बारिश करती हैं जो उन्होंने बे ऑफ बंगाल से जो है वापस लौटते टाइम लेके आई हैं। इसी कारण जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा जो है तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से में अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है वो बारिश होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया, शरद ऋतु में होती है, ठीक है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा, ठीक है।
पहले सितंबर से मानसून क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत से जो है क्या हो जाता है, निर्वासित यानी लौट आता है। और लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। यही बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। बस थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन हु वॉज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो। अब आपको बताना है कि भारत के कौन से वह व्यक्ति थे जो मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित थे। मोहनजोदड़ो जो एक हड़प्पा कालीन साइट से, मैंने आपको जब पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन संबंधित है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है आर.डी. चटर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, W.C. बनर्जी, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, आर.डी. बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी होगा। सॉरी आर.डी. बनर्जी नहीं, जैसे कंफ्यूजन हो गया, हाँ आर.डी. बनर्जी होगा। तो आपका आंसर सी होगा, ना कि ए, ठीक है। आर.डी. बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो के खोज से संबंधित है। इनका पूरा नाम लिख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। बनर्जी और चटर्जी में जो है अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इनका नाम है राखल दास बनर्जी, जो है वो इनके खोज संबंधित थे। कब की थी उन्होंने? 1922 में। इसके अलावा अन्य लोग भी जो है जो इस खोज से संबंधित, इनका नाम है मैके, उन्होंने 1927 में की थी। और अन्य एक और है, उनका नाम है व्हीलर, उन्होंने जो है 1930 में जो है वो इसकी खोज में जो है अपनी सहायता दी थी। और ये कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला, ठीक है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। लरकाना जिला है, वहाँ पर जो है ये क्या है, मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या मिला है। पहले वहाँ पे जो है कांसे की नर्तकी की जो है वो मूर्तियाँ मिली हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं, सूती कपड़ा मिला है, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है और बेलनकार मोहरें मिली हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे वही बात लिखिए, मैंने आपको बताया था 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा जो इसकी खोज की गई है, ठीक है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर से, देखिए ये बहुत याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन जो स्थल आपसे पढ़ाए जाते हैं तो अक्सर उसमें नदियों के नाम के साथ साथ और जिनके खोज करता है उनके नाम के साथ साथ आपसे दायां तट बायां तट भी पूछ लेता है। आपको स्टेटमेंट दे देगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के जो है बाएं तट पर स्थित है। आपका स्टेटमेंट गलत है, बाएं नहीं दाएं तट पर स्थित है। तो आप कुछ टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन जो है वो एग्जामिनर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया है? हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है, आप जरूर जाके देखिएगा। ये जो है सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। इसका जो निर्माण जो है उनकी वाइफ थी, ठीक है, उनका नाम था, क्या कहते हैं, उनको कई लोग जो है वो हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत जिस नाम से वो फेमस है उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो उन्होंने ये बनाया था दिल्ली में, इनकी जो है याद में उन्होंने जो है ये बनवाया था, ठीक है। अब कुछ लोग हमीदा बानो के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग हाजी बेगम भी कहते हैं, मतलब निक नेम है उनका, एक तरीके से जान लीजिए। तो अगर आपको दोनों नाम याद रखने हैं, हाजी बेगम, ठीक है, और हमीदा बानो बेगम, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये मकबरा जो है, ठीक है, वो भारतीय संस्कृति के साथ साथ पर्शियन और जो तुर्की संस्कृति है, ठीक है, तीनों कलाएं इसमें देखने को मिलती है, पर्शियन, तुर्की और भारतीय, ठीक है, तीनों कलाएं इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए उनकी मृत्यु 1556 में हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो गिर गए थे, ठीक है। उनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने ही 1564 में दिल्ली में मकबरे का निर्माण कराया था, ठीक है। ये तुर्की, पर्शियन और भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, ठीक है। इसके वास्तुकार थे मिरज मिर्जा गियास। अब आपको वास्तुकार का नाम याद रखने की खैर जरूरत नहीं है, रेयर ही वो पूछता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है तो आप इसे डेफिनेटली याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान क्या है? कठोर है? नहीं, भारतीय संविधान कठोर नहीं है। संविधान की कठोरता में सब जो है वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का संविधान कठोर है, भारतीय संविधान कठोर नहीं है। ठीक है, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन पूरी तरीके से सही है, ना कठोर है ना परिवर्तनशील है, ये बात तो गलत है, ऐसा भी नहीं है। आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, ये बात सही है। देखिए, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील, ये हमारे संविधान के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हम, ऐसा नहीं कि हम जब चाहे मर्जी जो है जब चाहे मर्जी इसमें बदलाव कर सकते हैं, नहीं। हमारे यहाँ पर जो है संविधान संशोधन की 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होता है कि साधारण तरीके से आप संविधान संशोधन कर दें, एक के लिए संयुक्त बैठक की जरूरत पड़ती है, और एक के लिए आपको जो है वो राज्य विधानसभाएं हैं उनकी सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, यानी कुछ विधेयकों को या कुछ जो भी कानून है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको ज़्यादा बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिसके लिए आपको विशेष बहुमत और साथ ही साथ विधानसभा से सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण पाया जाता है, आप किसी एक को टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपसे इस प्रकार के पूछे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो भारतीय संविधान जो है वो कठोर के साथ साथ जो है वो लचीला भी है, यानी परिवर्तनशील भी है। अगर पूछे कि जो है वो परिवर्तनशील है सिर्फ, तो भी गलत होगा आंसर। कठोर है सिर्फ, तो भी गलत होगा आंसर। यानी कम कठोर है, ज्यादा परिवर्तनशील है, तो भी गलत होगा आंसर। ठीक है, आंशिक रूप से ये दोनों ही पाए जाते हैं, तो आप आंशिक वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India is a country of many beautiful ancient temples. Which of the following temple exhibits the most extensive and magnificent religious sites carved out of solid rock and is the most unique and amazing architecture in India? भारत के खूबसूरत मंदिरों का एक देश है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं कठोर चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत के सबसे अनूठा व अद्भुत जो है वास्तुशिल्प है? आपका ऑप्शन है एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, खजुराहो के जो है चतुर्भुज जो है विष्णु मंदिर, और कांची में कैलाश मंदिर। ठीक है, देखिए अब इसमें बहुत क्योंकि सारे ही मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मैग्निफिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुंदर है। लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे जो आपको ध्यान रखना है वो आपसे पूछा गया है कि सॉलिड रॉक से बना हुआ है, यानी एक चट्टान को काट के बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं ये सभी के सभी सुंदर है और सभी के सभी वैभवशाली भी है और सभी के सभी धार्मिक स्थल है। लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसे एक ही प्रकार के पत्थर से काट के बनाया गया है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका आंसर होगा एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसे जो है वो पत्थर से काट के बनाया गया है। और मैंने आपको इसके बारे में जब पहले पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट इसका नाम राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने कराया था और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम के रथ का मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, उसके अलावा कांची में जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, कांची भी जो है कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय, ये दोनों ही पल्लव वंश के संबंधित हैं।
अब याद रखिएगा, प्रथम ने कौन सा करवाया है और द्वितीय ने कौन सा करवाया। अगर आपसे पूछे कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तो ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन इसे बनवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने है। अगर आपसे कांची में कैलाश मंदिर पूछे तो ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। ठीक है, ये ही डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर। आप देख सकते हैं एक पत्थर से काट के, एक चट्टान से काट के इसे बनाया गया है, इसीलिए जो है आपको ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the classical dance of the people of Assam? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं आपसे पहले भी करवा चुकी हूँ। सबको पता है कि बिहू डांस जो है वो असम का स्टेट का डांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The continental shelf around the Indian coast is completely separate from which of the following? ठीक है, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में किससे पूरी तरीके से अलग है? हुगली तट, कोंकण तट जो है, कोरोमंडल तट या दक्षिण गुजरात तट। ठीक है, यानी भारत की जो तटीय सीमा है उसको कौन सा तट जो है वो जल सीमा से अलग करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा हुगली तट। मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हुगली यहाँ पर है, आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पड़ता है हुगली। अब ये हुगली मतलब यहाँ से तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को अनलार्ज करके अगर आप देखें, ठीक है, मैंने आपको हुगली की लोकेशन बता दी है। ये जो तट है, ठीक है, ये मतलब भारतीय सीमा को, ठीक है, जो है जल जो सीमा है उससे अलग करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटा हुआ है, मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और ना ही बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो समुद्र की तरफ है। ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, स्थिर भाग नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और ऐसे करके हुगली जो है वो बना हुआ है। ये ना तो इससे कनेक्टेड है, ना ही पूरी तरीके से जो है बे ऑफ बंगाल में गया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जो हुगली का तट है, ठीक है, वो जल सीमा को जो है क्या करता है, बांटने का काम करता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलग करता है कौन सा तट, हुगली का तट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 प्रोवाइड्स ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि आर्टिकल 45 भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो हमें क्या चीज़ प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन है शिक्षण संस्थान, ठीक है, के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, देश में कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें से कौन सा काम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 40 मतलब जो है आर्टिकल 45 में जो है वो किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 45 आपसे ये कहता है कि जीरो मतलब जो 6 साल से लेकर के जो है कम वर्ष के बच्चों के लिए, यानी 0 से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो बात है वो आर्टिकल 45 में की गई है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 45 तक जो है आर्टिकल 51 तक जो है हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। कहाँ तक करते हैं, आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है हम डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 45 जो है वो किसके बारे में बात करता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करता है। चलिए हम बाकी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो 38 है, ठीक है, वो बताता है, ठीक है, कि आप जो है वो राज्य में लोक कल्याण के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सामाजिक व्यवस्था समाज में नहीं बनी रहेगी तो समाज अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये आर्टिकल 38 में आपको बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 ए में देखिए क्या है, ए में है सामान्य न्याय, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, ये आपको आर्टिकल 39 ए में आपसे बात कही गई है। ठीक है, अगर 39 बी देखें तो उसमें कही गई है आय की असमानताओं को दूर करना। क्या है, आय की असमानताओं को दूर करना।
आय की असमानताओं को दूर करना। और 39 जो सी है उसमें क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। जो डी है, ठीक है, 39D, उसमें कहा गया है कि जो है मतलब जो पुरुष और जो स्त्री कर्मचारी हैं, ठीक है, और जो मतलब उनको तो आप काम पे लगा सकते हैं, ठीक है, उनको नहीं, लेकिन जो बाल्य अवस्था में बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो छोटे बालक या बालिकाएं हैं, ठीक है, उन्हें काम पे नहीं लगाया जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो आर्टिकल 39D में आपसे कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 देख लेते हैं। आर्टिकल 40 आपसे जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ये आर्टिकल 40 में कहा गया। आर्टिकल 41 में, ठीक है, आर्टिकल 41 में कहा कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, काम शिक्षा और मतलब जो है वो लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी मान लीजिए कि आपकी स्थिति में आप सक्षम नहीं है, ठीक है, या आप जो है वो आपके पास इतना धन नहीं है कि आप पढ़ लिख पाएं, लेकिन आप अपना लेबर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको जो है मतलब कुछ पैसे दे करके आपके लेबर का फ़ायदा उठा सकती है, तो आपको काम दे करके जो है वो आपसे जो है आपको रोजगार दे सकती है और अपना काम आपसे करवा सकती है, वो आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 में जो है वो है न्याय संगत एवं मनोचातित दशाएं प्रदान करना, ठीक है, यानी जब जो व्यक्ति काम कर रहा है, आर्टिकल 42 में जो व्यक्ति मतलब जो है जहां आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको उचित दशाएं प्रदान करना, आपको पानी की सुविधा हो, सैनिटाइजेशन की सुविधा हो, जो है पंखे वगैरह लगे हों, ठीक है, अच्छे जो है वो आपका ख्याल रखा जाए, आपको अवकाश दिया जाए, ये सब चीज़ें उसमें शामिल है, ठीक है। आर्टिकल 43 है, ठीक है, उनकी कर्मचारियों को जो है मजदूरी प्रदान करना, वो कर्मचारी जो आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको निर्वाह मजदूरी देना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप उनसे फ्री में काम कराएं, ठीक है, फ्री में काम नहीं चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 43A जो है वो बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43A के अनुसार उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें कर्मचारियों की भूमिका होनी चाहिए। और आर्टिकल 44 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, क्या बात करता है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति जनजाति और जो मतलब अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें जो उनके लिए शैक्षणिक हितों के लिए काम करने की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 47 जो है वो आपको मदिरा निषेध करता है, ठीक है, 47 हाँ जो है मदिरा को निषेध करता है। आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन को जो है वो प्रसारित करने की बात करता है। आर्टिकल 48A जो है आपसे पर्यावरण के संवर्धन की बात करता है। 48 किसके बारे में बात करता है, पर्यावरण संवर्धन, संवर्धन या संरक्षण जो भी आप कह लीजिए उसके बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 49 जो है वो आपसे क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं, ठीक है, उनको जो है आपको क्या करना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। आर्टिकल 50 देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। किसकी बात करता है, किसके पृथक्करण की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की, ठीक है। और आर्टिकल 51 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। किसकी बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे वो क्लियर करवा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो है वो प्रथम न्यायाधीश जो है वो कौन थे। आपके पास ऑप्शन है BK मुखर्जी, BN सिन्हा, हरिलाल जयकार्निया, ठीक है, या BP जो है गजेंद्र गढ़कर, ठीक है, कौन थे। तो देखिए हीरालाल जयकार्निया जो थे वो जो है भारत के प्रथम जो है वो न्यायाधीश थे, ठीक है। कौन कब थे, भारत के प्रथम न्यायाधीश थे, कब से कब तक थे, तो वो जो है वो 1950 से 1951 तक जो है वो बने थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आप याद कर लीजिए, हीरालाल जयकार्निया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
तो इनका शासनकाल बताया गया अनुच्छेद 124(2) के तहत जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटेजियस डिजीज in the price level of good and services which lead to decline in purchases, contagious disease बोल दिया, I'm sorry मैंने गलत पढ़ दिया है। continuous increase in the price level of good and services which lead to decline in purchasing power of money is called, ठीक है, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? अवमूल्यन कहलाती है, मूल्यह्रास कराती है, मूल्य अवरोध कराती है, या मुद्रास्फीति कहलाती है? क्या होती है ये अवधारणा? ठीक है, तो देखिए मुद्रास्फीति कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति को सिंपल लैंग्वेज में जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं उन्हें नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये टर्म आपने सुना होगा चाहे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है चाहे नहीं। इकोनॉमिक मतलब इन्फ्लेशन का अर्थ ये होता है कि जब वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे तो उसे हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति। यानी क्या है? देखिए अगर वस्तुओं की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? उस चीज़ को क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। अब आप पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ का जब रेट कम होता है तो आप क्या करते हो? आप पैसा देके उसे आसानी से खरीद लेते हो, आप कोई हिचकिचाहट नहीं करते हो। तो उसका क्या मतलब है कि मार्केट में पैसा जो है वो ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आप दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वहीं किसी चीज़ की कीमत अगर आज 10 रुपये है, कल 100 रुपये हो जाए, फिर 200 रुपये हो जाए, तो जब तक वो 10 रुपये का आप उसे जो है धड़ल्ले से खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये का होगा तो थोड़ा हिचकिचाहट करो, खरीद लोगे। लेकिन वही 200, 2000, 5000 का हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? आप उसे खरीदना छोड़ दोगे, आप उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे या उसे नहीं लोगे। तो इससे क्या होगा कि इससे मार्केट में पैसा का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो इसका क्या मतलब है कि पैसे की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की वस्तु, ठीक है, वस्तु के मूल्य में जब अचानक वृद्धि होती है, ठीक है, तो महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि अब महंगा हो गया है, अब हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, लोग कटौती करना शुरू कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो है मूल्यह्रास क्या होता है। ठीक है, यानी डिफ्लेशन किसको कहते हैं? ठीक है, डिफ्लेशन किसे कहते हैं? ठीक है, इसे हम देख लेते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। देखिए मूल्यह्रास और अवमूल्यन, ठीक है, मूल्यह्रास और जो अवमूल्यन होता है उसको मतलब जो है एक ही मतलब जो है चीज़, मतलब दोनों को आप एक ही चीज़ कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। मुद्राह्रास या अवमूल्यन दोनों को डिवैल्यूएशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जब एक देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में, ठीक है, सरकार जानबूझ के कम कर देती है, उसको हम कहते हैं कि सरकार ने क्या किया है? अवमूल्यन किया है। अर्थात क्या है? मान लीजिए जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, अब अमेरिका का डॉलर है, समझ रहे ना? अब उसकी कीमत भारतीय रुपए से बहुत ज़्यादा है। अब भारतीय रुपया उससे कंपटीशन तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो भारत क्या करता है? भारत एक मान लो स्ट्रेटेजी अपनाता है कि अब हम जो है अपने मूल्य की कीमत को कम कर देंगे। तो लोग, जो बाकी लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि हाँ हम रुपया में खरीद फरोश करेंगे, रुपया में खरीदेंगे तो हमें पैसा भी कम देने का, और हमें पैसा भी कम देना पड़ेगा और हमें आइटम भी ज़्यादा मिलेगा, बजाय हम डॉलर में अगर कोई चीज़ की खरीद करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारा डॉलर भी ज़्यादा जाएगा और हमें वस्तु भी कम मिलेगी। तो लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो सरकारें भी यही सोचती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब व्यापार किया जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि ऐसी कौन सी मुद्रा में व्यापार किया जाए कि जिससे हमें पैसा ज़्यादा, धन हमारा वेस्ट ना हो और हमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगर आपको अपनी मुद्रा को कई बार सरकारें अपनी मुद्रा की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे जानबूझ के कम करती हैं। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग मतलब जो है भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल को बढ़ा दें। ठीक है, और हमारी मुद्रा की डिमांड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, देखिए अवमूल्य विरोध समझ लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं प्राइस फिक्स्ड।
प्राइस फिक्स्ड। देखिए प्राइस फिक्स्ड में पता क्या होता है, आपका जो जब कोई चीज़ का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो लेबल होता है, जो प्राइस टैग उस पर लिखा होता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो किसी भी प्रोसेस से गुजरेगी या अन्य लेबलिंग या प्राइसिंग प्रोसेस से भी गुजरेगी तो उसका मूल्य उतना का उतना ही रहेगा। एक बार जो चीज़ मान लिया आपकी पेंसिल बन के तैयार हो गई, ठीक है, अब इसका रुपया आपने डिसाइड कर दिया कि 10 रुपये ही है, ठीक है। अब ये किसी भी प्रोसेस से जाके गुजरे, ठीक है, चाहे किसी भी दुकान में गुजरे, ठीक है, चाहे किसी भी आप चाहे इसे वहाँ बेच लें, ठीक है, क्या कहते हैं वो मॉल में बेच ले, चाहे आप एक छोटी सी दुकान में बेच ले, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 10 रुपया ही रहेगा। इसके प्राइस को आपने फिक्स्ड कर दिया, इसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मूल्य विरोध, ठीक है। चलिए ये वही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड, यानी जैव प्रौद्योगिकी में कौन सा शामिल नहीं है, आपसे पूछा शामिल नहीं। आपके पास ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी शामिल है, देखिए सभी शामिल है। ये सारी के सारे जो है क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आपने हल्का सा भी आपको बायोटेक का बारे में पता है कि बायोटेक होता क्या था, आप आसानी से इसे कर लेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एरिया, कौन सा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में। आपका ऑप्शन है वेटिकन सिटी, मोनाको, पॉल या सेंट मैरिनो, ठीक है, सॉरी सैन मैरिनो, कौन सा जो है सबसे छोटा देश है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, जो कि इटली में है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। और दूसरी जो सबसे छोटी सिटी है, ठीक है, वो है मोनाको, मोनाको या मोनाको कुछ लोग बोलते हैं उसको, मोनाको, ठीक है, इसका है 2 वर्ग, ठीक है, किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये इटली है, ठीक है, ये इटली की राजधानी रोम है, ये है वेटिकन सिटी। अब आप सोचते हैं कि मोनाको कहाँ है, तो ये देखिए फ्रांस है, फ्रांस को याद रखिएगा आप, फ्रांस के कोने में जाएंगे तो एक छोटा सा कंट्री है, उसका नाम है मोनाको, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको इसकी लोकेशन याद रहने से थोड़ा इजी रहता है, जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिसरण कौन सा है। देखिए ISI तो आपको पता है पाकिस्तान का है, रॉ जो है भारत की इंटरनेशनल गुप्तचर एजेंसी, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो वो रॉ है। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय स्तर पर पूछ ले, ठीक है, तो IB है, ठीक है, क्या है, IB है। CIA जो है, CIA एक एजेंसी है, वो अमेरिका की है, ठीक है। और आपसे मोसाद पूछे, ये सब आपने नाम न्यूज़ में सुना होगा, तो ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, इजराइल। और अगर आपसे MSS पूछे, ठीक है, तो ये चाइना की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, किसकी है, चाइना की। तो आपको ये सब गुप्तचर जो विभाग हैं इनका नाम याद होना चाहिए, और कौन से देश की है ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थान। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपको अच्छे से पता है, वो कुशीनगर के लुम्बिनी में जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, ठीक है, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे को इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के दरबार के नवरत्न नहीं है, ठीक है। देखिए तानसेन है, राजा बीरबल भी है, राजा मानसिंह भी है, राजा भारमल नहीं है, ठीक है। देखिए राजा भारमल इसलिए नहीं है क्योंकि अकबर के जो है, जो उनकी बेगम थी, ठीक है, उनके जो है ये ससुर थे राजा भारमल, ठीक है, अकबर के नवरत्न नहीं थे, वो उनके ससुर थे। उनकी जो जोधा बाई, उनकी जो वाइफ थी, हिंदू वाइफ, ठीक है, उनके जो है वो फादर थे भारमल, तो ये इनके फादर इन लॉ हुए, ठीक है, ना कि उनके नवरत्न। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अकबर के नवरत्नों का नाम क्या। एक तो बीरबल है, दूसरा जो है मैंने आपको बता दिया तानसेन है, तीसरा राजा मानसिंह है, ठीक है, चौथे हैं अबू फजल,
जिन्होंने उनकी जो है वो किताब लिखी आईने अकबरी वगैरह, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अबू फजल हैं। उसके बाद आते हैं फजल के बाद ये फैज़ी को याद कर लीजिएगा, काफ़ी मिलता जुलता नाम है। फिर आते हैं फ़कीर अजीयुद्दीन, ठीक है, फ़कीर अजीयुद्दीन। फिर एक नाम आपने बहुत सुना होगा, मुल्ला दो प्याज़ा, ठीक है, वो भी इनके नवरत्नों में शामिल हैं। उसके बाद आते हैं राजा टोडरमल, ठीक है, ये भी इनके जो हैं वो क्या हैं, नवरत्न हैं। और एक नाम आते हैं रहीम, देखिए उनको रहीम भी कहा जाता है, कुछ लोग जो है वो उन्हें जो है अब्बू रहीम खाना भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, अब्दुर रहीम, ठीक है, खाना। देखिए अब्दुल रहीम जो खाना थे वो बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है, जो कि अकबर के जो है वो गुरु थे, ठीक है। तो उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं 9 के 9 जो अकबर के जो है नवरत्न थे, ठीक है। आपको इन सभी का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर आपसे जो है वो ऐसे ही पूछ लेगा कि कौन सा शामिल नहीं है, या मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, है ना। तो चलिए, इनका विभाग भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से उनके विशेष मंत्री हैं, कौन से उनके वित्त मंत्री हैं, किन्होंने उसकी जो है कौन से जो है उनके संगीतज्ञ हैं, किन्होंने उनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मैंने आपको ये पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे जो है सौर सिस्टम में कौन सा है। आपका ऑप्शन है बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र और नेपच्यून। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह हमारे यहाँ जुपिटर है, सबसे छोटा हमारे यहाँ नेपच्यून है। नेपच्यून को हालांकि जो है सौरमंडल से अब हम लोगों ने बाहर कर दिया है, ठीक है। चलिए हम कुछ और तथ्यों को भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछें, ठीक है, कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे पास कौन सा है, सबको पता है बुध सूर्य के सबसे पास है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे पास पूछ ले, ठीक है, तो शुक्र ग्रह है, ठीक है। उसके बाद पूछे कि सर्वाधिक गर्म कौन सा है, तो भी शुक्र ग्रह ही है सर्वाधिक गर्म। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी पे कौन सा स्थित है, ठीक है, सर्वाधिक दूरी पे, तो वरुण जो ग्रह है, ठीक है, वो सर्वाधिक दूरी पे स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बता ही दिया है कि बृहस्पति है, ठीक है। चलिए अन्य देख लेते हैं। सबसे जो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है, वो कौन सी है, हमारी खुद की पृथ्वी है, जिसका सर्वाधिक घनत्व है। और सर्वाधिक चमकीला पूछे तो भी शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। उसके बाद लाल ग्रह पूछे तो मंगल जो ग्रह है उसको हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, ठीक है। भोर का तारा पूछे तो भी शुक्र ग्रह ही है, भोर का तारा, ठीक है। उसके बाद जो है शाम का तारा, वो भी शुक्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा भाई, ठीक है, वो भी शुक्र ग्रह है। देखिए शुक्र ग्रह से संबंधित आपको बहुत तथ्य यहाँ पे पता चल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। छल्ले वाला ग्रह तो जो शनि है, ठीक है, शनि व वरुण, ये दोनों जो है छल्ले, यानी इनके आसपास जो ऐसे करके रिंग्स पाई जाती हैं ग्रहों की, ठीक है। फिर सबसे लंबा वर्ष वाला उपग्रह, जिसका सबसे लंबा जो है ईयर होता है, वो वरुण है, ठीक है। और सबसे छोटा किसका होता है, तो वो बुध का होता है, ठीक है। किसका होता है, बुध का सबसे छोटा जो है वो ईयर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो तापांतर होता है, यानी टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा होता है, वो भी बुध में ही होता है, ठीक है। हरे रंग का कौन सा दिखाई देता है, तो हरे रंग का जो ग्रह दिखाई जाता है उसका नाम है अरुण। ग्रीन प्लैनेट इज अरुण, रेड प्लैनेट इज मंगल, याद रखिएगा, ठीक है। धुरी पर जो अपनी धुरी पर सबसे तीव्रता से घूमता है, काफी तेज गति से घूमता है, वो भी है बृहस्पति, सबसे तेज गति से घूमता है। न्यूनतम जो सबसे कम गति से अपने अक्ष पर घूमता है उसका नाम है शुक्र ग्रह, ये सबसे कम जो है गति से अपने जो है अक्ष पर घूमता है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछता है कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट लोकेटेड ऑन बॉर्डर, भारत का कौन सा जो है राज्य जो है सीमा से नहीं लगता, यानी आपका बताना ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा जो है किसी अन्य स्टेट से नहीं लगती है। देखिए गुजरात पाकिस्तान से टच होता है, राजस्थान पाकिस्तान से टच होता है, ठीक है।
पंजाब भी पाकिस्तान से टच, लेकिन एमपी किसी से टच नहीं होता है। एमपी भारत के अन्य स्टेट से टच होता है, किसी अन्य देश से नहीं टच होता है, राज्यों से टच होता है, देश से नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर सही है। ये भारत का स्थलबद्ध देश है, ठीक है, यानी किसी अन्य देश के साथ, नॉट राज्य, अन्य देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अन्य कौन से, देखिए हरियाणा आप देख सकते हैं, हरियाणा की सीमा भी जो है अन्य किसी जो देश है उसके साथ नहीं लगती है, ना ही मध्य प्रदेश की लगती है। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइज ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है FL अहमद, BD जत्ती, जाकिर हुसैन और N संजीवा रेड्डी। किसकी हो गई थी? ठीक है, तो देखिए जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, उनका कार्यकाल का था 1967 से लेकर के 1969 तक जो है उनका कार्यकाल था। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ये भी आप इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि भारत में कौन सा राष्ट्रपति कितने समय तक जो है वो बना रहा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, ये पूरे 5 साल तक रहे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए सारे राष्ट्रपतियों के नाम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। ये भी 5 साल तक रहे थे टोटल। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, मैंने आपको इनका बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इनका कार्यकाल काफी छोटा था, ये अपना 5 साल का टाइम पूरा नहीं कर पाए थे। उनके बाद आते हैं जो है वेंकट गिरी। ठीक है, वेंकट गिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1974 तक। इनका भी जो है कार्यकाल पूरा 5 साल तक रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1977 तक। आप देख सकते हैं ये भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, 2 साल तक ही रह पाए ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो 1977 से लेकर के जो है 1982 तक था। इन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा किया। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर के 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इन्होंने भी अपना 5 वर्ष पूरा किया है। फिर आते हैं राधा स्वामी वेंकट रमन। कई लोगों को इनका नाम पूरा नहीं पता होता है, तो शॉर्ट में भी मैं आपको लिख रही हूँ, लेकिन आपको मैं नाम पूरा बता रही हूँ। ठीक है, इनका भी कार्यकाल पूरा 5 साल तक रहा, 1987 से लेकर के 1992 तक। ठीक है, फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक रहा। इन्होंने भी अपना जो है पूरा 5 साल पूरा किया। फिर आते हैं KR नारायण। ठीक है, इनका कार्य 1997 से लेकर के 2002 तक रहा। इन्होंने पूरा अपना 5 साल किया है। उसके बाद आते हैं अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल जो है 2002 से 2007 तक रहा है। ठीक है, इन्होंने भी अपना पूरा 5 साल पूरा किया है। उसके बाद आते हैं प्रतिभा देवी पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से जो है वो 2012 तक रहा है। इन्होंने भी अपना पूरा 5 साल जो है वो पूरा किया है। ठीक है, फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 2012 से लेकर के जो है वो 2017 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ये भी पूरे 5 साल तक रहे हैं। फिर आते हैं रामनाथ
कोविंद, कुछ लोग गोविंद पढ़ते हैं, इनका नाम गोविंद नहीं कोविंद है। 2017 से लेकर के 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब हम अपने हमारे जो है लेटेस्ट जो हमारे राष्ट्रपति उनके बारे में देख। हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनको ऐसे लिखते हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनका कार्यकाल जो है 2022 से लेकर के 2000 कब तक है, 2027 तक है। ठीक है, सॉरी 26 तक है उनका कार्यकाल, नॉट 27 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजरमेंट ऑफ जो है वॉलीबॉल फील्ड। ठीक है, आपसे पूछा है कि वॉलीबॉल फील्ड का मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, आपको बस याद कर लेना है इन सभी फील्ड्स का, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, टेनिस का, आप याद कर लीजिए क्योंकि स्पोर्ट्स पे आपसे सवाल पूछता ही है। ठीक है, तो आपका है 18 मीटर इंटू 9 मीटर जो है वो उसका वो होता है माप। ठीक है, चलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है, दोनों जो है तरफ 6-6 खिलाड़ी होते हैं। इनकी शुरुआत 1898 में विलियम जी मॉर्गन ने की थी। किसने? मॉर्गन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वॉलीबॉल फील्ड है, आप इसको देख के कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि साइना नेहवाल बिलोंग्स टू, सबको पता है कि वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन कंप्यूटर, किन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था? देखिए शकुंतला देवी, सबको पता है, इन पे फिल्म बन चुकी है। ठीक है, इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये देखिए ये मूवी है विद्या बालन की, अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो आपको याद होगी, उन्होंने इस पे मूवी बनाई है। ठीक है, इस मूवी के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। और 1982 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो इनका नाम शामिल किया गया था। ठीक है, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क, यानी सार्क देश का स्थायी सचिवालय कहाँ है? देखिए सार्क जो है उसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया है। ठीक है, सार्क देशों में कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो आइए हम जो है डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से? अब साउथ एशियन कंट्रीज ही होंगे, हमारे आसपास के देश, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, भूटान हमारा पड़ोसी है, इंडिया तो शामिल है ही, मालदीव भी हमारा पड़ोसी है, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। तो हम और हमारे पड़ोसी देशों को मिलाकर के ही सार्क का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ रखी गई? तो हमने इसकी राजधानी चुनी है नेपाल के काठमांडू में। अब इसको याद करना आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि बहुत इजी इसके जो है मेंबर स्टेट्स का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसकी जो सचिवालय नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, और ये इसके सदस्य देशों का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 3 मार्च को, 8 मार्च को, 4 मार्च को या 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसे 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर इस डेट से रिलेटेड कोई थीम्स है तो वो भी आप याद रखिएगा, और उस थीम को आप उस ईयर के हिसाब से याद रखिएगा जिस ईयर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो अब ये जो है न्यू थीम आ गई होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसे याद कर लेना है। ठीक है, देखिए थीम्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इस साल के 2024 के जो महिला दिवस है, ठीक है, उसकी थीम आप लिख लीजिए। इसका थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, इंस्पायर इंक्लूजन, ये इस वर्ष की महिला दिवस की थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन?
सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला देश कौन सा? देखिए क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको IAS, PCS, RO, ARO से लेकर के प्राइमरी, TGT, PGT हर क्वेश्चन आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, कि गुजरात में जो है, गुजरात जो है वो सबसे जो है सर्वाधिक जो है समुद्र तटरेखा वाला देश है। भारत की जो है तटरेखा की कुल लंबाई आपसे पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मुख्य भूमि से पूछ ले, ठीक है, तो 6100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की, ये द्वीपों के साथ मिला करके है, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की है। ठीक है, और भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है? तो भारत के 9 राज्य जो है वो कोस्ट जो है साइड पे पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतनाट्यम डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, भारतनाट्यम जो नृत्य है उसका उद्भव कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, केरल में हुआ, आंध्र प्रदेश में। देखिए सबको पता है इसका उद्भव जो है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, उसका ओरिजिनेट में जो है वो आंध्र प्रदेश से हुआ। केरल से क्या हुआ? केरल से हुआ है कथकली। ठीक है, तमिलनाडु से मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ठीक है, गुजरात से जो है गरबा, गुजरात से किसका उद्भव हुआ है? तो गरबा का हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सब डांस फॉर्म, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है तो ये आपको याद होने चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज एसोसिएटेड एट, देखिए मैंने कल जब आपको क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको सभी डिफेंस एकेडमीज की लोकेशंस याद कर लेनी है, आपसे पूछेगा। देख लीजिए, आपसे पूछ लिया। ठीक है, आज आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूछा है, क्या बताइए? कल आपको जो है वायुसेना का जो है एकेडमी पूछ लिया था, आज आपसे डिफेंस की पूछ लिया है। ठीक है, तो कहाँ पे है? जामनगर में, देहरादून में जो है, खंडासवला में, खंडक वासला में, या नई दिल्ली में, कहाँ है? ठीक है, तो देखिए इसका नाम बहुत अजीब सा है, खंडक वासला में ही है। ठीक है, और जो कहाँ है? पुणे के पास है। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो वहीं पे ये पड़ती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए ये रहा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, अब हम आपसे कल मिलेंगे। आई होप आप लोग जो अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम माध्यम से जुड़ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।